हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अभी तक हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। फिर हमने जाने थे कि थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से पैरामीटर्स मीन्स उसके बेसिक टर्म्स क्या हैं। तो वहां पे हमने सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है पढ़ा था, टाइप ऑफ सिस्टम ओपन क्लोज आइसोलेटेड, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था। फिर हमने थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को भी पढ़ा था। वहां पे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में अध्ययन किया था, पढ़ा था। उसके पश्चात उसके बाद हमने क्या किया था, इंटरनल एनर्जी को हमने जाने थे। फिर हमने उसके बाद यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी को पढ़ा था। उसके बाद हमने व्हाट इज द जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था कि अगर दो इफ यू टेक टू system and we connect with a connector with a connector, so what will happen, the heat goes from higher concentration to lower concentration. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। वहां पे हमने क्या जाना था कि एनर्जी क्या होती है, वो कंजर्व रहती है। ठीक है, अगर किसी भी यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व, इट कैन जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड इट इज कंजर्व क्वांटिटी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने उसके बाद पढ़ा था कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हमने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर एंथैल्पी पढ़ा था। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आज हम लोग बहुत अच्छे से जानने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पे हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शंस होने के दौरान उस रिएक्शन में एंथैल्पी में, उस रिएक्शन की एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। means it is a branch of chemical, it is a branch of chemistry in which we deals with the study of enthalpy change during a chemical reactions known as thermochemistry. ओके, तो हमने थर्मोकेमिस्ट्री में हमने क्या बोला कि हम लोग एंथैल्पी चेंज को चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री को हम हिंदी में उष्मा रसायन भी कहा करते हैं, उष्मा रसायन। ठीक है, नाउ अब वहां पे हमने एक और टर्म जानना होगा कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि हम केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो भी एलिमेंट उसमें भाग लेते हैं उसके ग्राम एटॉमिक मास में उसको या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास में उसको हम लेते हैं। ठीक है, और उस रिएक्टेंट का पूरा मात्रा जब रिएक्शन करने के बाद कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसने कितनी उष्मा की मात्रा, कितनी हीट की अमाउंट क्या कहते हैं उसने ऑब्जॉर्ब किया था या फिर रिलीज किया था, इसके अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं कि C+O2 आपके पास है, ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल जो रिएक्शन की एंथैल्पीज है ये क्या है, -94.38 किलो जूल पर मोल है। व्हाट इज द मीन, इसका मतलब ये है कि ये जब रिएक्शन हुई है, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं तो यहाँ से क्या हुई, हीट यहाँ पे क्या हुई है, रिलीज हुई है। मीन्स रिएक्शन क्या है, एक्सो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तभी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इतनी हीट की उष्मा की मात्रा बाहर निकल रही है व्हाइल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। सिमिलरली अगर हम आगे कुछ और बात करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि इस चीज को हमने बोला हीट ऑफ रिएक्शन, अब टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर का क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, ठीक है,
तो उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए उसका जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जो है वो अगर हो रहा है तो उस समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना कि वो जो होती है वो कुछ टर्म्स पर डिपेंड करती है। मीन्स उसमें अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उस केमिकल रिएक्शन होने के दौरान जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। उसके लिए हम बोल सकते हैं कि अगर एट कांस्टेंट प्रेशर हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर हम बात कर रहे हैं, तो होता क्या उस टाइम कि वहां पे डेल्टा H2, मान लो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ change in enthalpy of a reaction is H2 and the other is delta H1, तो डेल्टा Cp T2 माइनस T1 के बराबर होगा। ठीक है, ये जो पूरा जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज नोन एज किरचॉफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? किरचॉफ रिएक्शन बोलते हैं इसको, किरचॉफ रिएक्शन। ओके, नाउ आपको पता है कि डेल्टा H1 क्या है? डेल्टा H1 क्या है बच्चों? डेल्टा H1 हम बोल सकते हैं कि वो किसी पार्टी, डेल्टा H1 इज द हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1, डेल्टा H2 इज द हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2। ठीक है, और डेल्टा Cp क्या है? Cp इज द एट कांस्टेंट प्रेशर change in specific heat is known as delta Cp। अभी एक और बात मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो कि मेरे पास वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। क्या कर दिया मैंने? वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होने वाला है? हमारे पास जो डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इक्वल टू डेल्टा Cv T2 माइनस T1 के बराबर होता है। ये भी कौन सी रिएक्शन होगी? ये भी कौन सा इक्वेशन होगा? किरचॉफ इक्वेशन होगा। क्या बोले इसको भी? किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म हमें पढ़ने हैं वो है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड को चेंज करता हूं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि उत्पादों का जो भौतिकी अवस्था क्या है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ उत्पाद, नहीं मैं बोल सकता हूँ इसको अभिकारक। अभिकारक का क्या भौतिकी अवस्था है, या फिर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, वो हम जानने वाले हैं। जैसे मान लो अगर फिजिकल, निश्चित रूप से ये बात बहुत ही जानना जरूरी है कि अगर फिजिकल स्टेट आपके पास रिएक्टेंट का डिफरेंट है, भले से उसका जो इंटरनल कांस्टेंट है वो सेम हो, लेकिन फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो हीट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा कार्बन से का ही डायमंड बना होता है, यानी कि डायमंड कंटेन कार्बन ओनली। ग्राफाइट कंटेन, ठीक है, ग्राफाइट कंटेन कार्बन। अब देखो अगर हम कार्बन लेते हैं कहां से? डायमंड से, और क्रिस्टलिन कार्बन को लेते हैं, और दोनों को अलग अलग क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? हम रिएक्ट कराते हैं, जिससे हमने CO2 का फॉर्मेशन किया। दोनों केस में क्या हुआ? CO2 का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों, ये -94.38 किलो जूल पर मोल हो जाता है। कब? अगर हमारे पास रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन में जो कार्बन लिया गया वो डायमंड से लिया गया। सिमिलरली अगर वही कार्बन हमने क्रिस्टल से लिया गया तो वहां पे जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी -94.600 किलो जूल पर मोल। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें जानना। नेक्स्ट कुछ और बात कर लेते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मींस प्रेशर वॉल्यूम से कैसे इफेक्ट होते हैं हमारा हीट ऑफ रिएक्शन। सो प्रेशर वॉल्यूम की थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक ना? आपने देखा कि डेल्टा HP इक्वल टू डेल्टा HV होता है, ठीक है।
जहां पे डेल्टा HP जो है वो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन। और डेल्टा HV जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपने जाना। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो हमें अगर ये जानना हो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि हम बोल सकते हैं इसको संभवन उष्मा, क्या बोल सकते हैं इसको हम, सम एक्चुअली बच्चों हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और उसने CO2 का फॉर्मेशन कर लिया, और यहाँ पे टोटल में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो हुआ, एंथैल्पी में जो चेंजेस आया टोटल इस रिएक्शन को फॉर्म होने में, वो कितना आया था, -94.38 किलो जूल पर मोल आया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि CO2 जो बना है, ये CO2 बना है, इस CO2 को फॉर्मेशन होने में इतनी कैलोरी क्या हुआ है, उसमें रिलीज हुई है। तो कह सकते हैं दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड, दिस इज ऑल अबाउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हीट ऑफ कंबस्टन क्या होता है, हीट ऑफ कंबस्टन यानी कि कंबस्टन को बोलते हैं दहन, यानी कि दहन की उष्मा। सिंपल सी बात है, when any hydrocarbon burn in the presence of oxygen liberating some amount of carbon dioxide along with water vapor and some heat and light is called combustion। सिंपल सी बात है, अगर कंबस्टन जहां पे होगा वहां पे हीट रिलीज होगी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग अ कंबस्टन रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ कंबस्टन। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि मेरे पास C12H22O11 12 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, जहां पे ये आपको पता है सुक्रोज जैसे सॉलिड होगा और ये गैस फेज में ऑक्सीजन, तो 12 मोल यहाँ पे CO2 बनता है। एक और बात आपको बता दूं कि खास ये होता है ना कि जितने यहाँ पे कार्बन है उतने मोल CO2 बनते हैं, और जितने यहाँ पे हाइड्रोजन है उसका हाफ मोल वाटर निकल जाता है, 11 मोल H2O। उसके बाद से क्या करें, जितने यहाँ पे ऑक्सीजन है, देखो 12 टू जा 24 और प्लस यहाँ पे वेट, यहाँ पे 11 है, 24 और 11 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 10 35। 35 आपके पास क्या निकला बताओ, 35। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 35 हो चुके हैं, और यहाँ पे देखो तो कि यहाँ पे 11 और यहाँ पे 24 मिलके 35 हो ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। यहाँ पे देखा गया है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में दो एंथैल्पी चेंज होती है, वो होती है -13.6 किलो जूल। इससे क्या कंफर्म हो रहा है, इससे कंफर्म ये हो रहा है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, और चूंकि यहाँ पे कंबस्टन हुआ है तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, इस अमाउंट ऑफ एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबस्टन बोल दिया करेंगे। आपको समझ में आया होगा। आगे आगे हम एक चीज जानना है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आपको पता है कि अम्ल और क्षार आपस में न्यूट्रल होके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मींस व्हाट आई वांट टू टेल इज दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस सो इट विल फॉर्म साल्ट एंड लिबरेट सम अमाउंट ऑफ वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। So here when acid react with base, so acid just neutralize with base and it is just forming a neutral salt. In some cases, the salt is not neutral. But if we are taking a strong acid and a strong base, so both when react together, so it will form a neutral salt. How it will form? HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट लगता है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन,
वो -13.7 किलो जूल होता है। यानी कि ये क्या हो गया, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली आपको मैं एक और बात बता दूं, जैसे मान लो कि कोई भी एसिड, अगर ये एसिड है तो कैसे ये चीज न्यूट्रल हुई, इसको समझाते हैं कि एसिड है तो एसिड का काम होता है H+ को रिलीज करना, उसने H+ को दिया होगा। सिमिलरली जो बेस होता है, बेस का काम होता है OH- को रिलीज करना, तो OH- को दिया होगा। अब H+ OH- एक एसिड से एक बेस से आपस में न्यूट्रल हुए, न्यूट्रल होकर H2O बना लिए। मीन्स ये H+ और OH- को मिलकर पानी बनाने के लिए, H2O बनाने के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू आई है वही है आपका -13.7 किलो जूल। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर हीट ऑफ न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आपको पढ़ने हैं बच्चों, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। हीट ऑफ, एक्चुअली हम कह सकते हैं कि अगर कोई सबस्टांस हमारे पास 1 मोल है, ठीक है, और वो 1 मोल ऑफ सबस्टांस अपने स्टेट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हो, तो उसके लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। सिंपल सी बात, उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास है 1 मोल ऑफ आइस, ठीक है, 1 मोल ऑफ आइस, और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 1 मोल ऑफ वाटर में। तो आपको पता है कि H2O लिक्विड है और वो H2O सॉलिड बन जाए, तो आप सोचो कि यहां पे जब पानी बर्फ बनता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर डाउन होता है ना, वहां पे हीट जो होती है वो क्या होती है, हीट जो होती है वो रिलीज होती है। और जब हीट रिलीज होगी बच्चों, आपको पता है कि जब भी हीट रिलीज होगी तो वहां पे क्या होगा, जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। इसीलिए ऐसा पाया गया कि जब ऐसा होता है तो जो हीट ऑफ एनर्जी होती है 1.44 किलो जूल पर मोल होता है। और वहीं पे H2 पहले ही से अगर आइस के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में, उसको हम हीट कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो H2 लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने हीट दिया और हीट एब्जॉर्ब करके ये सॉलिड से लिक्विड में गया है। तो अभी जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो एंडोथर्मिक होगी, यानी कि वो पॉजिटिव में 1.44 किलो जूल पर मोल के बराबर होगी। आपने जाना बहुत ही अच्छे से व्हाट इज द मीनिंग। नाउ इसके बाद हेस लॉ को देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेस लॉ हियर। तो हम लोग देखते हैं एक बार कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेस लॉ। ये लॉ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको पहले बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ सिंपल सा हिंदी में कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हो, कोई केमिकल चेंज हो रहे हो, और उस केमिकल चेंज में हमारे पास जो केमिकल चेंज हो रहे हैं वो 2 डिफरेंट मेथड से हमने उसको डिनोट किया है। ठीक है, जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो, ए से कोई चीज बी बनाओ, इसकी टोटल जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, डेल्टा H है। और फिर मैंने एक बार कहा कि नहीं, ये रिएक्शन, ये तो पहला मेथड है, ये तो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। और दूसरे मेथड से इस रिएक्शन हमने क्या बोला है कि ये ए से पहले बी बना, सॉरी 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 सॉरी, ए से पहले सी बना, और सी के बाद डी बना, और डी फिर से बी बना, और जो ए से सी बना वहां पे डेल्टा H1 इस पार्टिकुलर स्टेप 1 की हीट ऑफ रिएक्शन है, और सी से डी के लिए डेल्टा H2 है, और यहाँ पे डेल्टा H3 है। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि जब ए से बी ही हमको जाना था पहले वाले केस में, तो डेल्टा H यहाँ पे टोटल हीट ऑफ रिएक्शन था। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि H ए से हमने पहले सी हमने गया, डेल्टा H1 हीट ऑफ रिएक्शन था, फिर हमने क्या किया, सी से हमने डी गया, तो यहाँ पे जो हीट ऑफ रिएक्शन था वो डेल्टा H2 था। फिर हमने क्या किया, डी से हमने बी गया, डेल्टा H3। तो कहना ये है कि जो डेल्टा H है, टोटल जो H है वो बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। और अगर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तो डॉट 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 ऐसी रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। यानी कि क्लियर वे में हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हैस लॉ, व्हेन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेवरल स्टेप, so the total sum of heat of reaction is equals to the sum of heat of reaction of individual reactions. That means
टोटल जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो इंडिविजुअल स्टेप्स रिएक्शन की जो हीट का जो सम होगा उसके बराबर होगी। यही क्या कहता है, हेस लॉ ने कहा था। आपने समझ लिया। नाउ मैं एक एग्जांपल इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, एक बार देखना। मान लो कि एक प्रोसेस है, मींस फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट मेथड में हमने कहा कि हमने क्या किया, हमने C को O2 से मिला दिया और वो CO2 बन चुका है, और हमने बोल दिया कि डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे कितना थी, -94.052 किलो जूल। ठीक है, और जो सेकंड मेथड है वहां पे हमने थोड़ा इसको स्टेप वाइज किया है। क्या कि स्टेप वाइज किया, हमने क्या करा, पहले हमने नहीं, पहले क्या हुआ, पहले C के साथ हाफ मोल O2 रिएक्शन करा था और उसने क्या बनाया था, CO। और इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है वो आई थी -26.416 किलो जूल। सिमिलरली जो सेकंड स्टेप था उसमें क्या हुआ, जो CO बना हमारा वो फिर से हाफ मोल O2 से रिएक्शन करा और उसने क्या बना लिया, उसने CO2 का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे जो डेल्टा ये H1 है, डेल्टा H2 जो यहाँ पे आया सेकंड स्टेप रिएक्शन के लिए वो क्या था, माइनस में 67.636 किलो जूल आया। यानी कि अब हम लोग अकॉर्डिंग टू हेस लॉ बोल सकते हैं कि डेल्टा H जो होगा उसको बराबर होना चाहिए किसके, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के। आप करके देख लो, -94.052 इक्वल्स टू -26.416 प्लस -67.636। आप ऐड करोगे तो पाओगे -94.052 इज इक्वल्स टू -94.052। अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज क्या होंगे, सेम आ जाएंगे। तो ये एक्चुअल में क्या था, हेस लॉ ने समझाया। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें क्या जानना है बच्चों कि हेस लॉ तो हमने समझ लिया बहुत ही अच्छे से। अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। मींस हेस लॉ का एप्लीकेशन ये है कि यहां से पहली बात ये है कि वी कैन फाइंड द हीट ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी क्या इसका एप्लीकेशन है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ट्रांजिशन एनर्जी, मींस स्टेप वाइज कौन से रिएक्शन में कितनी एनर्जी है, ट्रांजिशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि हम लोग की टोटल जो हम बोल सकते हैं कि किसी स्टेप की, मतलब जो स्टेप स्लो है, स्लोवेस्ट स्टेप्स हीट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो स्टेप स्लो हो उसका भी हम हीट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि स्टेप वाइज रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ये सारी एप्लीकेशंस पार्ट है हेस लॉ के। नेक्स्ट, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है हमें समझनी है। बॉन्ड एनर्जी, ये तो बहुत ही सिंपल है। बॉन्ड एनर्जी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बंध ऊर्जा। क्या होता है बंध ऊर्जा, कि हम कहते हैं कि कोई भी जैसे मान लो कि कोई ए और बी के बीच ए प्लस बी माइनस मिलके ए बॉन्ड बी का फॉर्मेशन मान लो कर लिया, तो इस ए प्लस इन दोनों को, इस बॉन्ड को बनाने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हुई होगी, या फिर इस बॉन्ड को तोड़ के ऐसे खुद को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी होगी, उसके अमाउंट हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। सिंपल सी चीज है ये। इसके बाद बच्चों आपको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शंस हो रही हैं तो क्या है, जो डिफरेंट स्टेप्स में हो रही हैं, ठीक है, और वो खुद से रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो खुद से रिएक्शन होने के लिए कि उसने ये कहा कि उष्मा को बिना किसी परिवर्तन के कार्य की तुल्य मात्रा में पूर्णतः परिवर्तित करना असंभव है। मींस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये कहा गया कि हमारी जो हीट है, हीट ऑफ द सिस्टम है, उसको
किसी परिवर्तन मीन्स कोई चेंज किए बिना हम उसको किया गया कार्य की मात्रा में उसको कंपेयर करना, ये क्या है, असंभव है, यानी कि वो क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और वहीं पे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लॉर्ड केल्विन, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि किसी गर्म मीन्स वेसल्स में, यानी कि गर्म पात्र में उष्मा लेना तथा उसे चक्रीय प्रक्रम द्वारा इसके किसी भी भाग को ठंडे पात्र में ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर किए बिना कार्य में पूर्णतः परिवर्तन करना असंभव है। वहीं पे क्लासियस एक साइंटिस्ट है, क्लासियस ने कहा था कुछ कार्य किए बिना निम्न ताप पर स्थिर तंत्र से उच्च ताप पर स्थिर तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर चक्रीय प्रक्रम के लिए असंभव है। ठीक है, ये सारी बातें सेकंड लॉ में बोला गया था। अभी हमें देखना है कार्नोट इंजन के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट साइकिल क्या होता है, इसको मैं इस साइकिल को पहले मैं बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रेशर ले लिया हमने, यहाँ पे हम ले लिया वॉल्यूम, और हमने क्या किया कि एक रिएक्शन ए से बी तक चली, फिर से एक रिएक्शन बी से सी तक चली, फिर से रिएक्शन सी से डी तक, सॉरी डी तक चली, और फिर डी से फिर से क्या हुआ, ई तक चली। तो क्या हुआ, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। अब मान लिया कि यहाँ पे जो प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे प्रेशर क्या है P2 है, वॉल्यूम V2 है, यहाँ पे जो है वो प्रेशर क्या है P3 है, वॉल्यूम क्या है V3 है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है P4 है, वॉल्यूम क्या है V4 है। तो यहाँ पे कहा गया कि किसी भी सिस्टम द्वारा उष्मा के कार्य में परिवर्तन होने के अधिकतम अंश की गणना करने के लिए कार्नोट ने एक रिवर्सिबल साइकिल बनाया। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा कि Q इक्वल्स टू W होगा, मीन्स जो टोटल जो हीट यहाँ पे होगा उस साइक्लिक प्रोसेस का, वो वर्क डन के बराबर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उष्मा को कार्य में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त मशीन को उष्मा इंजन कहते हैं। उष्मा के कार्य में रूपांतरण के क्रम में उष्मा इंजन में उच्च टेम्परेचर मीन्स उच्च तापीय पात्र में अवशोषित होती है। इस अवशोषित उष्मा को कुछ भाग कार्य में परिवर्तन हो जाता है तथा शेष भाग निम्न तापीय पात्र में चला जाता है। मीन्स मैं फाइनली मैं कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा कि भाप इंजन देखा होगा आपने उष्मा मीन्स जो हीट इंजन देखा होगा आपने। ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसमें क्या होता है, इसमें बॉयलर होता है और एक सिंक होता है। ठीक है, एक बॉयलर होता है और एक क्या होता है, एक सिंक होता है। अब इसमें जो साइक्लिक जो कार्नोट का जो साइक्लिक इंजन था, साइक्लिक जो प्रोसेस था, उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कांस्टेंट ए से बी में क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर था, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस था। और यहां से यहां तक जब आया तो क्या था, एडियाबेटिक प्रोसेस था, एडियाबेटिक प्रोसेस था। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक मतलब टेम्परेचर जो कांस्टेंट है, मैटर का भी ट्रांसफर नहीं होगा और टेम्परेचर का भी ट्रांसफर नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या था, ये आइसोथर्मल हो गया था, और फिर से यहाँ पे क्या था, एडियाबेटिक हो गया था। यानी कि आपने देखा कि जो पहला जो इसका साइकिल था वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस था। जो सेकंड प्रोसेस था B2C, वो क्या था आपका, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस था। थर्ड प्रोसेस था वो क्या था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस था। और जो फोर्थ प्रोसेस था वो फिर से क्या था, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस था। यहाँ पे एक खास बात हमें ये जानना है कि जो
हमारा जो हमारा चक्र है, मीन्स एक जो हमारा साइकिल है, उस पार्टिकुलर एक साइकिल के जो टोटल वर्क डन जो होगा ना, जो हम एक चक्र कंप्लीट करने पे, मीन्स एक साइकिल कंप्लीट करने पे जो टोटल जो वर्क डन आएगा, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, टोटल जो वर्क डन होगा वो होगा आपका आर T2 ln V2 by V1 प्लस आर T1 ln V2 by V1 के बराबर होगा। और वहां पे जो टोटल उष्मा, टोटल जो हीट ऑफ एनर्जी होगी, हीट जो निकलेगा वहां पे, वो कितना होगा, आर T2 माइनस T1 इंटू ln V2 माइनस V1 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपने जाना। अब हम लोग जानेंगे इफिशियंसी के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। इफिशियंसी में कहा गया कि अगर कार्नोट इंजन की इफिशियंसी हमको फाइंड करना है, तो एक्चुअल में क्या होगा कि कार्नोट इंजन की इफिशियंसी है उसको ईटा से दिखाएंगे, ईटा इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई Q2। और एक और इसका फॉर्मूला हो सकता है कि Q2 माइनस Q1 बाई Q2, या फिर T2 माइनस T1 बाई T2, जहां पे Q2 क्या है, T2 क्या है, आपका जो बॉयलर है उसमें जो उसका जो एब्जॉर्ब्ड हीट है वो क्या है, Q2 है। बॉयलर एब्जॉर्ब हीट, और जो Qn है वो जो आपका सिंक है उसका क्या है, उसके द्वारा कितनी हीट रिलीज हुई है, रिलीज्ड हीट बाय सिंक। ठीक है, और जो यहाँ पे T1 क्या है, T1 क्या है, ये सिंक का सिंक टेम्परेचर, और T2 क्या है, बॉयलर टेम्परेचर, और W क्या है, वर्क डन। ये आपका इफिशियंसी ऑफ इंजन। आपको याद रखना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यू ऑल हैव टू लर्न दैट फार्मूला, दैट इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन ईटा इक्वल्स टू W by Q2 और Q2 minus Q1 by Q2 और T2 minus T1 by T2। हम लोग इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करने वाले हैं जल्द ही। अब हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, द डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ अ सिस्टम और डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड entropy। the degree of randomness of a system is called entropy। if more disorderness in a system, so entropy will be more, and if less, so entropy will also be less। Okay, but mathematically what we can say about the entropy is that if we talk about mathematical aspects of entropy, so change in entropy delta S equals to work done for reversible process upon T is a mathematical expression. Also delta H S, that is change in entropy, sorry, S is the denotation, entropy is denoted by S, so delta S is the change in entropy which is equals to Q reversible by T, or delta S, that means change in entropy, is also equals to delta H by T, that means change in enthalpy of the reaction upon time. That means the rate of change in enthalpy and the rate of change in heat energy for a reversible process is called enthalpy change. Now we already knows that when enthalpy change is more than zero, so the
reaction takes place by their own. That means the reaction is what we can say takes place simultaneously. Sorry, by their own. We can say that by their own. On means अगर डेल्टा एस की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो रिएक्शन खुद से होगी, और अगर डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल जीरो हो जाएगी, तो रिएक्शन क्या होगी, वो रिवर्सिबल हो जाएगी. रिवर्सिबल यानी कि इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, रिएक्शन में क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएंगे. और अगर डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन जीरो हो गई, तो रिएक्शन क्या होगा, खुद से नहीं होगी. ठीक है, ये क्या हो गया, डज नॉट टेक्स प्लेस बाय देयर ऑन. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंट्रोपी कॉन्सेप्ट. और अगर हम एंट्रोपी का रिलेशन वर्क डन के साथ अगर समझें, तो एक बोल्ट्जमान ने भी एक रिलेशन दिया था. वो रिलेशन ये था कि अगर हम एंट्रोपी की बात करें, मैं थोड़ा सा मार्को को भी चेंज करना चाहता हूँ. अगर एंट्रोपी की हम बात करते हैं, कैसे एंट्रोपी एस इक्वल्स टू के लॉग डब्ल्यू प्लस के, वेयर के इज व्हाट, k is what, sorry, small k, here is a, that is small k and that is a capital K, that is a capital K. Now the capital K is known as Boltzmann constant. ठीक है ना, constant. And if you talk about W, so W is the uh, thermodynamical probability, and small k is another constant. This is all about entropy change and entropy. Now if we talk about entropy change in isothermal expansion of an ideal gas. Entropy change for an isothermal expansion of an ideal gas. व्हाट वी कैन से कि अगर कोई भी रिएक्शन आइसोथर्मल है तो वहां पर डेल्टा ई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसके कारण से डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू माइनस डब्ल्यू होता है. दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जब ये जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, दैट इज क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू डब्ल्यू. ओके, क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू डब्ल्यू. एक और बात हम कह सकते हैं कि अगर हम एंट्रोपी को, मैं अगर चेंज इन एंट्रोपी की बात करूं, वो क्या था, क्यू रिवर्सिबल बाई टी के बराबर था. अब क्यू रिवर्सिबल जो है आपका डब्ल्यू के बराबर है, और डब्ल्यू का एक्सप्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी लॉग 10 बेस v2 बाई v1. तो अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख दूं तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर टी लॉग 10 बेस v2 बाई v1, और नीचे जो टी था टी से टी कैंसिल हो गया, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू फाइनली क्या आ गया बच्चों, एन आर log 10 base v2 by p1. This is the another mathematical expression for change in entropy which relates moles, gas constant and final volume and initial value of the gases. ये हो गया आपका एक रिलेशन. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. मींस एंट्रोपी चेंज for reversible and irreversible process. अच्छा, अगर ऐसा अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेस कैसा है, मीन्स क्या बोल सकते हो उसको, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वहां पे क्या हो गया था, Q इक्वल टू जीरो,
तो W इक्वल टू 0, डेल्टा E इक्वल टू 0, डेल्टा S इक्वल टू 0 और W इक्वल टू P डेल्टा P। ठीक है। अब एंट्रोपी में जो अगर इंक्रीमेंट मींस इंक्रीज इन एंट्रोपी, तो वो क्या होगा, इक्वल टू पॉजिटिव Q रिवर्सिबल बाई T, डिक्रीज इन नेगेटिव Q रिवर्सिबल बाई T। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो अगर मान लो ऐसे यहाँ पे एंट्रोपी में इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर हम टोटल एंट्रोपी की बात करें, टोटल एंट्रोपी की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, Q रिवर्सिबल बाई T पॉजिटिव प्लस माइनस Q रिवर्सिबल बाई T निगेटिव। और इस तरीके से तो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि एंट्रोपी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो टोटल सम होगा वो 0 होगा। अब एक और बात आपको जानने होंगे थोड़ी सी यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में, कि अगर रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, समझना ध्यान से, तो वहां पे डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी फॉर सराउंडिंग इक्वल टू 0 होगा। अगर ई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ये खास बात है। यानी कि फाइनली हमारे पास ये तो पहली बात हुई, ये तो दूसरी बात हुई, और फिर तीसरी बात हमने ये पाया कि टोटल जो एंट्रोपी जो होगी, मींस टोटल अगर हम एंट्रोपी सिस्टम की प्लस चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, तो वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से कम होगा। ठीक है, ये एक तीसरी बात थी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिब्स एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिब्स एनर्जी? तो गिब्स एनर्जी इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। फ्री मैंने बोल दिया। गिब्स फ्री एनर्जी is all the available energy of a system which cannot be used up। ये क्या होती है, एक ऐसी सिस्टम की एनर्जी होती है जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जीज जो होती है, जो परिवर्तन नहीं हो सकती, जो यूज नहीं हो सकती है, वो क्या है, वो गिब्स एनर्जी कहलाती है। मैथमेटिकली कहते हैं कि गिब्स एनर्जी जो होती है, जी जो होता है, वो H मींस एंथैल्पी और T इंटू एस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर वहीं पे हम, ये तो गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, अगर उसी गिब्स फ्री एनर्जी में हम चेंज की बात करें, मींस डेल्टा जी की बात करें, ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां से अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं, ठीक है, और सॉरी, मैं ये कह रहा था कि एक और टर्म्स होता है, कि समझना थोड़ा सा, माइनस टी डेल्टा एस जो होता है ना टोटल, वो बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। ठीक है, तो ऐसा अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो वहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। अब डेल्टा जी की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे। कैसे होंगे रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस। यहां मैं लिख देता हूँ कहीं साइड में कलर चेंज करके, कि रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, यानी OUS। ठीक है, इस केस में अगर डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो रिएक्शन में क्या आ जाएंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। ये कौन सा केस है, इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर क्या हो रहा है कि रिएक्शन में कुछ ऐसा हो रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू जो आया वो क्या हो गया, वो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आपको ये बातें ध्यान देनी होंगी। आगे
आगे हम जानने हमने गिब्स एनर्जी को अगर जान लिया तो कुछ मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं गिब्स एनर्जी की, कि डेल्टा, देखो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी, ये होता है समेशन ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा जी नॉट माइनस स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक और होता है रिलेशन कि डेल्टा जी नॉट मीन्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल्स टू एन आर टी ln k और माइनस 2.303 nRT log k 10 बेस। आपको पता है कि जब ln को log 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 2.303 का मल्टीपल हो जाता है, यहाँ पे माइनस मैंने भूल गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। एक और गिब्स एनर्जी जो होता है, गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है, उसका जो चेंज है उसके लिए एक और फॉर्मूला ये होता है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ई सेल, where n is the mole, f is the Faraday's constant and E cell is the electrochemical cell potential। ओके, और कभी कभी इसको, सॉरी ये तो G के लिए है, और डेल्टा G नॉट जो होगा हो गया माइनस एन एफ ई सेल हो जाएगा वो, ठीक है। ये हमने समझ लिया। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद हमें कुछ और बातें जाननी है। वो क्या है, हेल्महोल्ट्ज गिब्स, ये बहुत थोड़ा सा अपर लेवल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज होल्ड एंड गिब्स फ्री एनर्जी। बच्चों थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, थोड़ा टफ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने वाला है। देखो कहते हैं कि हेल्महोल्ट्ज जो है एनर्जी फंक्शन जो है उसको हम ए से दिखाते हैं, तो ए इक्वल्स टू ई माइनस टी एस होता है, और जी इक्वल्स टू अभी हमने जाना कि एच माइनस टी एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ई है, जो एच है, जो एस है, यानी कि एनर्जी, एंथैल्पी और जो एंट्रोपी है किसी भी सिस्टम की, वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। वो डिपेंड कर रही है कैसे, डेल्टा ए, डेल्टा ए यानी कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जो डेल्टा ए है वो इक्वल्स टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। यहां से अगर मैं चेंज की बात कर लूँ तो सिमिलर डेल्टा जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा एच जो है वो भी तो डिपेंड कर रहा है डेल्टा ई पे प्लस पी डेल्टा वी पे, और साथ ही साथ जो आपका क्या है डेल्टा जी है निगेटिव में, वो पी माइनस डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी के बराबर हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका ई एच एस जी ये सब क्या है आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लोग क्या डिपेंड कर रहे हैं दूसरे फंक्शन पे, ठीक है। इसके बाद हमें जानने हैं कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, जिसमें पहला होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये कहता है कि डेल्टा जी और डेल्टा एच में जो रिलेशन है उसके साथ टी डेल जी बाई डेल डेल्टा जी बाई डेल ऑफ डेल्टा टी, सॉरी कैपिटल टी है यहाँ पे, ये सफिक्स पी, दिस इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसके बाद क्या होता है, एक मैक्सवेल का भी एक रिलेशन है, मैक्सवेल रिलेशन होता है। वो क्या है बच्चों, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रिलेशन कहता है कि डेल एच डेल टी बाई डेल वी सफिक्स एस यानी कि एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक और रिलेशन है कि डेल टी बाई डेल पी सफिक्स एस
is equals to del Vy del S suffix P, because suffix means at constant pressure, suffix X means at constant entropy. Similarly और क्या रिलेशन है कि डेल्टा S by डेल्टा V suffix T equals डेल्टा P by डेल्टा T suffix P, और क्या है डेल्टा S by डेल्टा V suffix T equals negative डेल्टा V by डेल्टा T suffix P। ये सभी क्या हैं, मैक्सवेल का रिलेशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमें जानने हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशंस। क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशंस, क्लेपेरॉन इक्वेशन, ठीक है बच्चों। क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन जो है ना वो ये कहता है कि अगर कोई सबस्टांस, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है और बाद में क्या हो जाता है, वो वेपोराइज होके वो गैसेस फेज में आ जाता है, ठीक है, तो उसके बीच एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, यानी कि कोई चीज लिक्विड में है वो बाद में क्या हो जाए, वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। उस कंडीशन में जो dp बाई dt होगा वो होगा डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी के, जहां पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या होगी, H2 माइनस H1 होगी। एक्चुअली इसमें क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हीट चेंज, यानी चेंज इन हीट, यहाँ पे डेल्टा एच होगा। इक्वल्स क्लेपेरॉन समीकरण जो होते हैं, यानी क्लेपेरॉन जो इक्वेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे। सिर्फ क्लेपेरॉन की अगर हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा होता है, d ऑफ log p अपॉन dt, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल्टा एच, यानी कि हीट एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन अपॉन आर टी स्क्वायर। सिमिलरली क्लासियस क्लेपेरॉन का जो है ना एक और इक्वेशन है जिसको हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ क्लासियस क्लेपेरॉन जो होता है, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ क्लासियस क्लेपेरॉन। मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। वो क्या है, वो ये कहता है कि log ऑफ 10 बेस P2 बाई P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच वी 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 बाई T2। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अभी देखो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थर्ड लॉ ऑफ TDS, थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास at what we can say at absolute zero temperature मीन्स अगर आपके पास टेम्परेचर क्या हो जाए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाए, तो उस समय कोई भी जो सबस्टांस है वो अगर क्रिस्टल में है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी। अगर at absolute temperature for a crystalline system the system having the entropy equals to zero। और उसके साथ उन्होंने थर्ड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स था उसमें टेम्परेचर के वेरिएबल्स के साथ कुछ इक्वेशंस थे जिसको हमें जानने होंगे। वो ये थे कि डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी जो होगी डेल्टा एस की वैल्यू वो क्या होगा, वो एक्चुअल में बराबर होंगे किसके, डेल्टा एस इंटू टी टू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन T1 बाई T2 T1 टू T2 और CP T dt, ठीक है, जहां T1 क्या है, T1 को हमने क्या मान लिया, उसको शून्य मान लिया, इसको जीरो मान के एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात हो रही है। तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो एक और जो इस इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डेल्टा एस टी इक्वल्स टू T1 टू T2 CP अपॉन T dt प्लस एस नॉट। यहाँ पे जो डेल्टा एस नॉट होगा वो समेशन एस नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन
एस नॉट रिएक्टेंट के बराबर होगा। इसके बाद से हमें जानना है कि पार्शियल फंक्शन क्या होता है। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो जेड है ना, एक फॉर्मूला है बस, जेड इक्वल टू एन अपॉन ए, इट इज इक्वल टू समेशन जी आई ई टू द पावर ई आई अपॉन के टी, वेयर जेड इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जी आई इज द डीजेनरेसी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा पार्टीशन फंक्शन इक्वेशंस कहलाते हैं। ये बोला क्या, पार्टीशन फंक्शन इक्वेशन है। नेक्स्ट बच्चों हमें क्या जानने हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनामिकल फंक्शन। ठीक है, क्या होता है कि एक तो होता है कि एंट्रोपी जो है ना, एस जो है वो होती है एन के लॉग ई बेस जेड प्लस 3/2 एन के, वेयर एन इज द अवोगाद्रो नंबर। ओके, एक और होता है कि हेल्महोल्ट्ज जो है उसका जो फ्री एनर्जी होता है G इक्वस टू एन के टी लॉग ई बेस जेड के बराबर होता है। एक और रिलेशन ये होता है कि E इक्वस टू ई अगर टोटल एनर्जी है तो होता है एन के टी स्क्वायर इक्वस टू इनटू डेल लॉग जेड अपॉन डेल टी सफिक्स वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक और इक्वेशन ये होता है कि एंथैल्पी जो होती है H इक्वस टू वो होता है एन के टी स्क्वायर इन ब्रैकेट डेल लॉग जेड अपॉन डेल टी सफिक्स वी प्लस आर टी। ठीक है, और एक जो अगर हम बात कर रहे हैं कि टोटल जो विभाजन फलन होंगे या फिर इस सब चीजें की बात बाद में करेंगे, हम लोग ट्रांसवर्सल एनर्जी देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या होता है बच्चों, ये कहता है कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो वहां पे क्या होता है, जेड टी की वैल्यू जो होती है वो एफ टी एन अपॉन फैक्टोरियल एन के होता है, और एफ टी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है वी 2πm के टी अपॉन एच स्क्वायर 3/2 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद से हमें एक और लास्ट जो सेकंड लास्ट है वो ये करना है कि जो रोटेशनल मोशन जो होता है उसके बारे में कुछ कहा है इन्होंने। कहा है कि जो रोटेशनल मोशन होता है वहां के लिए जेड आर जो होता है वो क्या होगा, इक्वस टू एफ आर इक्वस टू 8π स्क्वायर आई की टी अपॉन एच का क्यूब, जहां पे एच क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो आई आपका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लास्ट हमें जानने हैं बच्चों वो क्या है, वाइब्रेशनल मोशन। ये क्या होता है बच्चों, ये कहता है कि वाइब्रेशनल फंक्शन जो होता है ना वो होता है जेड आर इक्वल्स टू के टी बाई आर इंटू 2π अंडर रूट एम अपॉन के। एक और होता है कि यहाँ पे कि अगर हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर है तो वहां पे क्या हो जाएगा जेड आर इक्वल्स टू के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी, ठीक है, इन अ ब्रैकेट लॉग ई बेस के टी अपॉन एच आर, वेयर आर इज द रेडियस एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये होगा। आज के लिए बस इतना ही। अभी क्या हुआ है, टोटल थर्मोडायनेमिक्स हमने और इक्विलिब्रियम
थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मो इक्विलिब्रियम हमने खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।